नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। क्वांटम संख्याओं की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरे नंबर पे जो क्वांटम संख्या हैं, दिगंशीय क्वांटम संख्या, जिसके एक से अधिक नाम हैं। जितनी भी क्वांटम संख्याएं हम पढ़ेंगे अर्थात चारों क्वांटम संख्याएं जो हम पढ़ेंगे उनके साथ हम एक या दो क्वेश्चंस या तीन क्वेश्चंस, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस ही ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। जैसे ही क्वांटम संख्या टॉपिक कंप्लीट होगा, हम नीट लेवल की और जेईई मेंस लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं दिगंशीय क्वांटम संख्या। दिगंशीय क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या। ओके, ये दिगंशीय क्वांटम संख्या जो दूसरे नंबर की है, हमने पहले से ही इस पे चर्चा की थी कि साहब ये उपकोष की जानकारी देती है। जब क्वांटम संख्याओं का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी। इस दिगंशीय क्वांटम संख्या का और भी नाम है, एक एनसीईआरटी में इसे भौम क्वांटम संख्या, भौम क्वांटम संख्या, और भी इसे कोणीय क्वांटम संख्या, कोणीय क्वांटम संख्या, एक से अधिक नाम है तो यहां मैं या वर्ड लगा देता हूं, या कोणीय क्वांटम संख्या। एक इसे द्वितीयक क्वांटम संख्या, द्वितीयक क्वांटम संख्या के नाम से भी जाना जाता है। एक इसे गौण क्वांटम संख्या भी कह देते हैं, गौण क्वांटम संख्या। तो कई बार परीक्षाओं में दिगंशीय न देकर दूसरे नाम से पूछ लेते हैं, तो इसका सामान्य नाम आपको पता होना चाहिए या एक से अधिक नाम इसके पता होने चाहिए। गौण क्वांटम संख्या अर्थात ये जो क्वांटम संख्या है, इस क्वांटम संख्या का संकेत अर्थात इसका जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन कह दें या संकेत कह दें, स्मॉल एल द्वारा इसे दर्शाया जाता है। और यह क्वांटम संख्या जिस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई उसका नाम है सोमरफील्ड। सोमरफील्ड के द्वारा यह क्वांटम संख्या दी गई। तो 2 पॉइंट्स हमारे यहाँ कवर हो रहे हैं। पहला कि इसे स्मॉल एल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं दिगंशीय क्वांटम संख्या को, और सोमरफील्ड साइंटिस्ट के द्वारा ये क्वांटम संख्या दी गई। अब नेक्स्ट हम आगे चर्चा करते हैं। साहब पहला इसका पॉइंट अगर हम देखें तो यह क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या अर्थात एल, कौन सी? स्मॉल एल, उपकोष की जानकारी देती है। और उपकोष के साथ में, इस उपकोष में उपस्थित जो कक्षक हैं उन कक्षकों की आकृति की जानकारी भी देती है। तो हम यहां लिख सकते हैं कक्षकों की आकृति। यहां मैंने शब्द लिखा है आकृति, ध्यान करें। तो कक्षकों की आकृति के बारे में जानकारी देती है यह क्वांटम संख्या अर्थात दिगंशीय क्वांटम संख्या। सीधी सीधी बात करें तो उपकोष के मामले में को समझाएगी, उपकोष को समझाएगी, उपकोष के बारे में जानकारी देगी, और उपकोष में जो कक्षक होंगे उनकी आकृति के बारे में जानकारी देगी। दूसरा पॉइंट हम अब मैं एल लिखूंगा, दिगंशीय क्वांटम एल के मान अर्थात दिगंशीय क्वांटम संख्या के मान एन पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। ओके, यानी कि एल के मान निकालने के लिए आपको एन के मानों की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा, कैसे? जैसे मान लीजिए आपको एल के मान निकालने, तो एल के मान
0 से n-1 तक होते हैं। इस बात को जब हम कोस के लिए एल के मान निकालेंगे, आगे मैं समझाऊंगा, वहां और क्लियर हो जाएगी कि जब हम एल के मान निकालेंगे तो यहां हमें एन के मान की आवश्यकता होगी। अब ये कैसे उपकोष की जानकारी देती है, इस पे हम चर्चा करें। देखें, यहां मैं एक सारणी बना रहा हूं, यहां लिख रहा हूं एल के मान और यहां लिख रहा हूं उपकोष के संकेत लिख दूं, या उपकोष कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं, तो सीधा मैंने उपकोष लिखा है, उपकोष के संकेतन। और यहां आकृति, आकृति किसकी, कक्षकों की, तो यहां मैं लिखता हूं कक्षकों की आकृति। कक्षक किसमें, उपकोष में उपस्थित जो कक्षक होंगे उन कक्षकों की आकृति कैसी होगी उसके बारे में यहां पर लिखने वाले हैं। अगर मान लीजिए L का मान 0 है, कहीं L का मान 0 प्राप्त हो रहा है, तो उसका मतलब वो S उपकोष की प्रदर्शन कर रहा है, S उपकोष का प्रदर्शन करेगा, या F उपकोष के बारे में आपसे कह रहा है। अगर कहीं L का मान आपको 1 मिल रहा है तो आप कहेंगे कि L का मान 1 जो होता है वो P उपकोष के लिए होता है। और कहीं पे मान लीजिए L का मान आपको 2 हो तो L का 2 जो मान होता है वो D उपकोष के लिए होता है। ऐसे ही L का मान अगर 3 हो तो ये आपके F उपकोष के लिए होता है। और अगर L का मान 4 हो तो ये आपको G उपकोष के बारे में जानकारी दे रहा है। अर्थात आपसे पूछा जाए कि S के लिए L का वैल्यू कितना होता है, 0, P के लिए L का वैल्यू 1, D के लिए L का वैल्यू 2, F के लिए L का वैल्यू 3 और G के लिए L का वैल्यू 4 होता है, यानी इसके मान है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि कोई कभी भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि S के लिए L का मान क्या है, P के लिए L का मान क्या है, D उपकोष के लिए L का मान क्या है, ये ध्यान होना जरूरी है जब आगे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। कक्षकों की आकृति को देखें। कक्षकों की आकृति में S उपकोष में जो कक्षक होंगे वो होते हैं गोलाकार, तो मैं एक छोटा सा चित्र बना देता हूं यहाँ गोलाकार। और P उपकोष में जो कक्षक होते हैं वो होते हैं डंबलाकार, जो जिम में डंबल काम में आते हैं, अखाड़े में जो डंबल काम में आते हैं, उस डंबल की आकृति केवल छोटे से चित्र में अभी केवल सामान्य रूप से यहाँ लिख रहा हूँ। चुंबकीय क्वांटम नंबर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम कक्षकों की जानकारी में उनकी आकृति को और आकारों को बड़े डिटेल्स में स्टडी करेंगे। L बराबर 2 हो तो D उपकोष की, और D उपकोष की जो आकृति होती है, यानी D उपकोष में जो कक्षक होंगे उनकी आकृति द्विडंबलाकार, यानी 2 डंबल होते हैं इस तरीके से, ये हो गई द्विडंबलाकार। ओके। और F उपकोष की जो आकृति होती है वो जटिल होती है, और इसकी भी जटिल, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जटिल। हमको S उपकोष तक ही ध्यान रखना है, F उपकोष तक ही हमारे यहाँ काम में आने वाली L नंबर होते हैं, ज़्यादा काम नहीं आते। F तक ही हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स भरने होते हैं, पूछ जरूर सकता है वो कई बार L की वैल्यू G के लिए। अब कैसे हम L के मानों का निर्धारण करते हैं, क्या बताते हैं, इस पे चर्चा करें। तो हमने पढ़ा है साहब, हमारे पास में जो कोष होते हैं वो कोष होते हैं K, L, M, N, O, P ऐसे, और इनके लिए N का वैल्यू इसके लिए हमने पढ़ा साहब 1 होता है। थोड़ा नीचे लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए यहां हमने लिखा है कोष, तो कोष में K, L, M, N ऐसे नाम होते हैं, और इनके लिए N का अगर वैल्यू देखें तो इसके लिए 1, 2, 3, 4 ऐसे मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है। और कोष में आपको पता होना चाहिए कि क्या मिलेंगे, उपकोष, और उपकोष की जानकारी कौन से नंबर देते हैं, L नंबर, यानी कौन सी क्वांटम संख्या देगी, दिगंशीय क्वांटम संख्या। अर्थात हमें अगर किसी कोष के लिए
एल के मान पता हो तो उन एल के मान के आधार पर हम ये तय करते हैं कि उस कोष में कितने उपकोष उपस्थित होंगे। कैसे, देखें, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि के कोष के लिए एल के मान क्या होंगे या कितने होंगे। तो के लिए पहले आपको पता है एन का वैल्यू कितना होगा, 1। और एल के मान कैसे निकाले जाते हैं, एल के मान 0 से n-1 तक निकाले जाते हैं। तो ध्यान करें, यहां मैंने लिखा एल के मान कैसे निकालेंगे, 0 से n-1 तक। तो इसका तात्पर्य क्या है कि n की जगह हम वैल्यू रखेंगे, किस कोष की बात की जा रही है, तो यहां हो जाएगा 0 से, और यहां लिख देंगे 1, n का वैल्यू 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में रिजल्ट आएगा 0, 2 0। तो 0 का मतलब यहां एक ही संख्या हमको प्राप्त हुई है, l का मान प्राप्त हुआ है 0। और l का मान 0 प्राप्त होने का तात्पर्य ये है कि एक l का मान एक उपकोष को प्रदर्शित करता है, जो मैंने यहां लिखा है। तो यहां l का मान 0 हमें प्राप्त हुआ है, तो यहां पर S उपकोष का निर्माण होगा, या अर्थात के कोष के लिए L का मान हमें एक ही प्राप्त हो रहा है 0, तो उसमें उपकोष एक ही होगा, S उपकोष होगा। यह ध्यान रखने वाली बात है, जितने एक L का मान एक उपकोष को प्रदर्शित करता है, तो के कोष के लिए L का मान हमें एक ही प्राप्त हुआ है, तो इसके अंदर एक ही उपकोष होगा S। दूसरा देखें, जैसे मान लीजिए के बाद हम L कोष के लिए कहें, जब L कोष के लिए L के मान यानी कितने उपकोष मिलेंगे, बढ़ेंगे। L का मतलब एक L का मान एक उपकोष को प्रदर्शित करता है, तो यहां L, और L के लिए N का वैल्यू कितना होता है 2, और रूल क्या है, L के मान 0 से n-1 तक होते हैं। तो यहाँ 0, n का वैल्यू आप रख देंगे 2 -1, तो दो वैल्यूज हमको यहाँ मिल गई 0 और 1, दो वैल्यूज यहाँ मिली है। यहाँ l = 0 और यहाँ l = 1, यानी l के हमें दो मान प्राप्त हुए हैं। तो l = 0 तो S उपकोष के लिए होता है, और l = 1 P उपकोष के लिए होता है। अर्थात इसका मतलब क्या निकल रहा है कि कोई भी कोष है L, या जैसे है L, उस कोष के लिए L के जितने मान प्राप्त होते हैं उतने ही उसमें उपकोष होते हैं, क्योंकि L का एक मान एक उपकोष को प्रदर्शित करता है। एक मान एक उपकोष को प्रदर्शित करेगा, कौन सा उपकोष होगा वो निर्धारित उसका मान करेगा। अगर L का मान 0 है तो उपकोष बनेगा S, और 1 है तो P। और यहाँ हमें दो मान प्राप्त हुए हैं, L का मान है 0, 0 का मतलब है S उपकोष बनेगा, और L का मान 1 है, इसका मतलब है P उपकोष बनेगा। इसी तरीके से हम आगे, जैसे मान लीजिए M और N के लिए निकालना चाहें, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया कि L का हो गया, M के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो M के लिए यहाँ N का जो मान होगा वो कितना होगा 3, तो हमने यहाँ लिख दिया 3, और यहाँ भी कितना लिखेंगे 3। अब 3 में से 1 जाएगा, तो एक तो यहाँ वैल्यू आ गया 0, और एक वैल्यू आ गया यहाँ पर 2, और यहाँ से शब्द का मतलब यही है कि बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो भी लिखी जाएगी। तो एक वैल्यू कौन सी हो गई 1। तो L के M कोष के लिए L के मान हमें 3 प्राप्त हो गए। एक L = 0 हो गया, एक L = 1 प्राप्त हो गया, और एक L = 2 प्राप्त हो गया। तो इसमें उपकोष कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया S, एक हो गया P, और एक हो गया आपके पास में D। यानी M कोष यानी कोष नंबर 3 में 3 उपकोष मिलेंगे। क्यों मिलेंगे,
क्योंकि उनमें एल के 3 मान हमें प्राप्त होते हैं। एल का एक मान एक उपकोष को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ तीनों मान 3 उपकोष को प्रदर्शित करेंगे। एल का 0 मान एस उपकोष को, 1 मान पी को, और अगर वैल्यू 2 है तो वो डी उपकोष को प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से हम जैसे मान लीजिए एन के लिए निकालना चाहें, तो यहाँ मैं लिख देता हूं एन। तो एन के लिए स्मॉल एन यानी मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहां पर हम लिख देंगे 4। तो देखिए अगर ये 4 होते हैं तो वैल्यूज कौन कौन सी होगी, एक तो हो गई 0 और एक आपके पास में 3 इसका रिजल्ट, और 6 का मतलब बीच की संख्याएं जो बच रही है 1 और 2। तो L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2 और L बराबर 3 हमें प्राप्त हो गए। तो यहाँ S उपकोष बनेगा, यहाँ P उपकोष बनेगा, यहाँ D उपकोष बनेगा और यहाँ F उपकोष। यानी कि कोष नंबर 4 में N कोष में 4 उपकोष होते हैं। कैसे पता कर चला कि 4 उपकोष होते हैं, क्योंकि इसके लिए L के 4 वैल्यूज हमें प्राप्त हो रहे हैं और L का एक वैल्यू यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या का एक मान एक उपकोष को प्रदर्शित करता है। तो L का मान 0 प्राप्त हुआ था S उपकोष, 1 में P, 2 हुआ तो D और 3 हुआ तो F, जो मैंने पहले से ही लिख दिया है। तो ये आपसे इसी तरीके से मान लीजिए आपसे सीधा सीधा पूछा जाए आगे कि KLMNO, तो O का क्वांटम नंबर कितना हो गया, मुख्य क्वांटम 5। तो 5 अगर इसकी वैल्यू है तो इसके लिए L के 5 ही मान प्राप्त हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ओके, 5 हो गए मान। तो S, P, D, F और G, यानी 5 उपकोष आपको मिलेंगे। ठीक, तो यहां से एक रिलेशन और हमारे समझ में आ रहा है, उसको देखें ध्यान से। क्या रिलेशन समझ में आ रहा है, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। वो रिलेशन ये है कि मैं यदि ये कहना चाहूं कि कोष के लिए या कोष में के लिए L के कुल मान, तो L के कुल मान कितने प्राप्त होते हैं, N के बराबर। कैसे कि जैसे यहां पर L, इसका N नंबर कितना है 3, तो L के मान भी कितने प्राप्त हो गए, 3, मैक्सिमम मान कितने प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इसके 3 अधिकतम मान प्राप्त हो जाएंगे। L के कुल मान कह देते हैं या अधिकतम मान कह सकते हैं। तो जितना N होगा उतने ही L के मान हमें प्राप्त होंगे। सीधा सा आपसे पूछ लिया जाए कि साहब L, वो किसी कोष के लिए L के कितने मान प्राप्त होते हैं, और उसने लिखा n स्क्वायर 2n स्क्वायर, तो n के बराबर प्राप्त होते हैं, क्योंकि L का मान, L कितना, उपकोषों की संख्या, ये सूत्र मैंने पढ़ा है, उपकोषों की संख्या। एक उपकोष, तो उपकोषों की संख्या किसके बराबर होती है, n के बराबर होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखें, आगे बढ़े। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं किसी भी उपकोष में जितने L के मान प्राप्त होते हैं, किसी कोष में जितने L के मान प्राप्त होते हैं उसमें उतने ही उपकोष पाए जाते हैं। यहां से सीधी सीधी बातें निकल कर आ रही। जैसे मान लीजिए आपके पास में है, यहां मैं लिख देता हूं N का अधिकतम मान, N बराबर, कैपिटल N बराबर मैंने लिख दिया 5। ठीक है, तो L की अधिकतम वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, 4, n-1 से प्राप्त हो गई। तो यहां से देखो ये 4 कैसे प्राप्त हुई, हमने n में से कैंसिल कर दिया 1, तो हमें L का अधिकतम मान, ये अधिकतम है, मैक्सिमम अधिकतम, ओके।
और इसमें अगर हम L में 1 जोड़ देंगे तो n का न्यूनतम मान हमें प्राप्त हो जाएगा, या n की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है। बेसिक्स क्वेश्चन स्टूडेंट से गलत हो जाते हैं, बिल्कुल इजी। जैसे मान लीजिए उसने लिख दिया साहब कि n, या यहाँ उसने पूछ लिया साहब n बराबर 5 l बराबर 4 है, और l प्लस 1 या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उसने बना दिया। अब देखें, जैसे मान लीजिए उसने लिख दिया k और यहाँ लिख दिया चाहे उसने n, ठीक है। तो n के लिए l की वैल्यू पूछी मैक्सिमम, अधिकतम, ठीक है। तो n के लिए n का वैल्यू होता है कितना, 4, तो इसका कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, n माइनस 1, और यहाँ लिख देंगे l प्लस 1, ठीक है। तो आपको अगर l का वैल्यू दे रखा है और n का मान पूछ रहा है कि साहब इसके लिए n का कितना मान संभावित हो सकता था या कितना मान है, तो आप उसमें 1 जोड़ देंगे तो n का मान आ जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि किसी कोस के n नंबर दे दिया और वो पूछा जाए कि साहब इसका l का अधिकतम मान कितना प्राप्त होगा, तो अधिकतम मान उसमें से 1 आप घटाएंगे तो अधिकतम n माइनस 1 तक होता है, तो उसका अधिकतम मान हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ ये बात आप ध्यान करें। अब हम चर्चा करते हैं फॉर्मूलों पे। बेटा देता हूँ उसको। यानी कि इस चित्र से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं जैसे n का जो न्यूनतम मान है, मान, ठीक है, यानी n माइनस 1 किसके बराबर होगा, l प्लस 1 के। इसको ऐसा लिख लें आप, तो जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा n माइनस 1 किसके बराबर है, l प्लस 1 के बराबर है। ये ध्यान रखें आप लोग, ओके। अब मैं फॉर्मूले पे चर्चा कर लेता हूं। इसके 3 फॉर्मूले हैं। पहला, l पे बेस्ड, उपकोष में कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। तो उपकोष में कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2l प्लस 1। l का अगर आपको वैल्यू पता है तो आप उपकोष में कक्षकों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा, इसी फॉर्मूले से उपकोष में, पहले मैंने कोष में पढ़ाया था, अब बात कर रहे हैं उपकोष में। उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो हो जाएगी 2l प्लस 1। तो जब कक्षक की संख्या निकल कर आ गई तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कक्षकों की संख्या को किससे गुणा कर देंगे, 2 से। और ऐसा ही एक फॉर्मूला है तीसरा, जो l नंबर बताता है, ये बताता है कक्षीय कोणीय संवेग के मामले में जानकारी देता है। कक्षीय कोणीय संवेग का फॉर्मूला l बेस्ड होता है। जैसे यहाँ रूट l, l प्लस 1 और h अपॉन 2 पाई। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, h क्रॉस में लिख देते हैं इसको, l, l प्लस 1 और इसको लिख देंगे h क्रॉस। ओके, कैसे इंप्लीमेंट होते हैं तीनों फॉर्मूले देखें, एक ही साथ में इंप्लीमेंट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया उपकोष, यहां लिख दिया मैंने कक्षकों की संख्या, कक्षक, और यहां मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन, और यहां आपके कोणीय या कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग। ओके, तीनों के फॉर्मूले लिख देते हैं। पहले यहां लिख देते हैं S
एस उपकोष, इसके लिए एल के मान यहाँ लिख देता हूँ, एल बराबर 0, पी एल बराबर 1, डी एल बराबर 2, एफ एल बराबर 3, ये लिख दिए। अब देखें कक्षकों का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर 2l + 1 और इसको 2 से गुणा करेंगे 2, 2l + 1 और इसका फॉर्मूला क्या है, √l l + 1 h क्रॉस। अब यहां रखेंगे आप 0, तो ये 0 हो जाएगा +1, तो कक्षक कितना आ जाएगा 1। और जब इसका वैल्यू प्राप्त हो गया तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2। ऐसे ही P के लिए कक्षकों की संख्या निकालेंगे तो L का वैल्यू कितना है 1, यहां रखेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसको 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 6। तो L की वैल्यू रखते जाइए और कक्षकों की संख्या निकालते जाइए, और कक्षकों की संख्या अगर निकल गई तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो निकल ही जाएगी। 2 से गुणा कर देंगे इस फॉर्मूले को, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से गुणा कर देंगे, यानी कक्षकों की संख्या को 2 से गुणा करने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल कर आती है। जैसे इसका लिख दिया आपने 2 को 2 से गुणा किया 4 + 1 तो हो गया 5, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई आपके पास में 10, तो पहले भी हमने बताया है। और इधर कक्षकों की संख्या अगर आपको निकालनी उपकोष में कक्षकों की संख्या, पहले हमने जो पढ़े हैं वो कोष में कक्षकों की संख्या, कोष में उपकोषों की संख्या, कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो n पर बेस्ड फॉर्मूले थे मुख्य क्वांटम संख्या में। अब यहाँ देखें क्या हो जाएगा इसका, 3 को 2 से गुणाएंगे 6 और 1 7, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 14। और ऐसे कोणीय संवेग अगर आप निकालना चाहेंगे इसमें, तो जैसे 0 का यहाँ मान रखेंगे तो ये गुणा हो जाएगा इससे 0 से, तो इसके लिए मान आ जाएगा 0 है। और इसके लिए कितना आ जाएगा, यहाँ रखेंगे 1, तो 1 और 1 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2h क्रॉस कर सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ जैसे मान लीजिए आपने रखा 3, तो हो जाएगा 3 + 1 h क्रॉस, तो 4, जैसे 3 आपने रखा इसका, या 3 रख दिया इसके लिए निकाला, तो और जैसे मान तो कितना हो जाएगा ये 4 4 × 12 √12 h क्रॉस। इस तरीके से आप वैल्यूज इनकी निकाल कर रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसका कितना लिखा 2 रखा, तो 2 और 1 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा √6 h क्रॉस, और 3 वैल्यू रखेंगे तो 12 √h क्रॉस। तो कई बार ये क्वेश्चंस इससे पे बनते हैं जिनको हम अंत में डिस्कस करेंगे। अभी केवल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप आराम से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल क्लियर करें, और जो भी कुछ कमी रहती है वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व करते रहेंगे, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट पे और भी अधिक पकड़ होती चली जाएगी। तो अभी केवल हम कॉन्सेप्ट को बिल्कुल धीरे धीरे, इसकी जो भी धुंधलाहट है, जो भी आपकी कमी है, उसको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। अब देखें, ये तो हमने फॉर्मूले को यूज लिया, ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे पूछा जाए नेक्स्ट पॉइंट कि जो L के मान जैसे जैसे L के मान बढ़ेंगे, उपकोषों की ऊर्जा भी बढ़ेगी। उपकोषों की ऊर्जा भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? जैसे मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2, L बराबर 3।
तो ये हो गया S उपकोष, ये हो गया P उपकोष, ये हो गया D उपकोष और ये हो गया F उपकोष। तो L के मान बढ़ेंगे तो ऊर्जा का भी बढ़ेगी। तो यहाँ S की ऊर्जा कम होगी, P की इससे ज़्यादा, D की इससे ज़्यादा और F की इससे ज़्यादा होगी। ठीक है। और जो जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है वो उपकोष नाभिक से उतना ही दूर होता है और जो जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है वो नाभिक के उतना पास होता है। तो जो जिस नाभिक के पास जितना पास होगा उसकी भेदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखें, यदि n के मान समान हो व L के मान भिन्न हो तो ऊर्जा का क्रम क्या आएगा? देखो, ऊर्जा का बढ़ता क्रम कैसे? जैसे मैंने यहां लिख दिया n यानी 4s 4p 4d और 4f। तो यहां ये जो आगे की संख्या है इसको लिखने का तरीका ये, आगे मुख्य क्वांटम संख्या और पीछे दिगंशी क्वांटम संख्या को इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ n का मान तो आपके पास में 4, इसका भी 4, इसका भी 4 और इसका भी 4 हो जाएगा। और यहाँ L का जो वैल्यू है इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। अगर इस तरह हो तो ऊर्जा का जो क्रम है वो वही L के बढ़ते हुए क्रम में होगा जो यहाँ लिखा है। अगर n सबके समान है, यहाँ चारों उपकोषों के n समान है, तो n समान होने की स्थिति में जो ऊर्जा का क्रम है वो L के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार लिखा जाता है। तो L का बढ़ता 0, 1, 2, 3, 4, तो यही ऊर्जा का क्रम हो जाएगा। 4s की कमी से 4d और 4p। तो यहाँ पर n और L जो 11th स्टैंडर्ड में सीधे 10वीं से आए हैं वो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ बताया है कि जो आगे लिखी हुई संख्या है वो n नंबर होता है और पीछे जो संकेत होता है वो l नंबर को प्रदर्शित करता है। फाउंडेशन वाले तो पहले से पूर्व में ध्यान रहता हूँ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और देखें, अगर उल्टा कर दें, यदि L के मान समान हो व n के मान भिन्न हो तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम, तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या होगा? कैसे पता लगेगा? कि जैसे मैंने यहाँ लिख दिया n के मान तो क्या कर दें, भिन्न कर दिए, जैसे 1s 2s और 3s। तो यहाँ n कितना है? 1, आगे की संख्या n को प्रदर्शित करती है जो लगी हुई है, और ये हो गया 3। मैंने अभी पहले वाले प्रश्न में बताया था आगे की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करती है और पीछे जो ये संकेत है उपकोष का वह L को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से L का पता लगता है। तो L यहाँ हो जाएगा 0, 0 और 0, तो समान है। n के मान हो गए भिन्न और L के मान क्या हो गए? समान। तो ऊर्जा का क्रम क्या हो जाएगा? मैं लिख रहा हूँ, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। तो 1s की कम, 2s की इससे ज़्यादा और 3s की इससे ज़्यादा। अर्थात यदि L के मान समान हो और n के मान भिन्न भिन्न हो तो ऊर्जा n के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ती चली जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे आपसे पूछा जाए 2p 3p 4p, तो जैसे जैसे p का मतलब है वैल्यू समान है तो ऊर्जा का क्रम ये आ जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए उसने लिख दिया 3d 4d
5d 6d, तो ऊर्जा का क्रम n के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार होगा, क्योंकि यहाँ n का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और l का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि स्थिर है, बदल नहीं रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को भी हमें ध्यान रखना है कि यदि n के मान समान हो तो l के मान भिन्न, समान और n के मान भिन्न हो तो ऊर्जा का क्रम क्या होगा, और l के मान समान और n के मान भिन्न हो तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। अब कुछ क्वेश्चंस में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या हैं देखें। सबसे पहले हम n और l की वैल्यूज़ को निकालना सीखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि साहब क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, कि 1s 2s 2p 3s 3p 4d, इसके लिए आपको n प्लस l का योग क्या बन रहा है वो निकालना है। तो जो आगे दी हुई संख्या है वो पहले मैंने बता दिया, ये n को रिप्रेजेंट करेगी और पीछे जो सिंबल है वो आपको l को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो सीधा सीधा है कि साहब आगे जो अंक लगा हुआ 1 2 2 3 3 और 4, और इसके लिए l का मान 0, पहले मैंने बताया आप लोगों को, L0 S, L1 P उपकोष, L2 D उपकोष और L3 F उपकोष को प्रदर्शित करता है। तो L का मान यहाँ हो गया 0, यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ हो गया कितना 1 और यहाँ कितना हो गया 2। अब ये पूछ रहा है n प्लस l का योग, तो जोड़ दो n प्लस l, 1 2 3 3 4 और 6। तो ऐसे 11th की जो बोर्ड की एग्जामिनेशन हो, या अर्थात जो परीक्षाएं हैं जैसी भी है आपकी, उस परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न, छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे वो पूछेगा n और l के वैल्यू दे देगा, n और l, जैसे उसने दे दिया 1 2 3 4 5, ओके, और l का वैल्यू दे दिया उसने 0 1 2 3 और 4। अब वो आपसे उपकोष बनवा रहा है, तो कैसे बना देंगे उपकोष, ये आगे की संख्या वैसे लिख देंगे। 0 किसका होता है, s का, तो 1s, यहाँ 2p, p के लिए l का मान 1 होता है, और यहाँ 3 आगे मुख्य क्वांटम संख्या, 2 किसके लिए होता है, d के लिए, और यहाँ हो गया 4 और 3 होता है f के लिए l का मान, और यह 5g। तो n और l का वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, इस पे हम ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखें, हमने एक बात यहाँ सीखी, हमने ये सीखी, जैसे यहाँ मैंने यहाँ लिखा था कि n बराबर जैसे 4 हो, इधर लिख देता हूँ, n बराबर 4, तो l का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 3 जब हम निकालेंगे। तो यहाँ n-1 किया और यहाँ हमने l+1 किया। इससे एक बात यह निकल कर आती है, बिल्कुल सामान्य भाषा में आप समझे, कि n का मान कभी भी l के बराबर नहीं होगा जब हम किसी भी उपकोष को बनाएंगे, पहला। दूसरा, n का मान कभी भी l से कम नहीं होगा, ये दोनों कंडीशन नहीं होगी। हमेशा क्या होगा, हमेशा n का वैल्यू l से अधिक होगा, ये कंडीशन जिसमें दिखेगी वही उपकोष बनेंगे, ये दोनों उपकोष कभी भी नहीं बनेंगे। क्वेश्चन से देखें,
जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि साहब कौन से उपकोष नहीं बनेंगे। ओके, यहां मैं लिख रहा हूं 1s 1p 1d 2s 2p 2d 3s 3p 3d 3f, ठीक है। और यहां मैंने लिख दिया 2f। अब हमें ये देखना है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कौन से उपकोष बनेंगे और कौन से उपकोष नहीं बनेंगे। ओके, कि 1s बनेगा कि नहीं बनेगा, 1p बनेगा कि नहीं बनेगा, 1d बनेगा कि नहीं बनेगा, 2s बनेगा कि नहीं बनेगा, 2p बनेगा कि नहीं बनेगा, 2d बनेगा कि नहीं बनेगा, 3s बनेगा कि नहीं बनेगा, 3p बनेगा कि नहीं बनेगा, 3d बनेगा कि नहीं बनेगा, 3f बनेगा कि नहीं बनेगा, 2f बनेगा या नहीं बनेगा। ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ मैंने लिख दिया n का वैल्यू और यहाँ लिख दिया l का वैल्यू। तो इसके लिए n का वैल्यू 1 और s का वैल्यू 0, इसके लिए n का वैल्यू 1 और l का वैल्यू 1, और इसके लिए n का वैल्यू 1 और l का वैल्यू 2, इसके लिए n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू 0, इसके लिए n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू 1। पहले बताया था, वापस देख ले। l बराबर 0 s, l बराबर 1 p, l बराबर 2 d, l बराबर 3 f। यहाँ हो जाएगा 2 आगे की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या, पीछे जो संकेत है वो l के नंबर को बताता है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, d के लिए कितना हो जाता है, ये 2 ही हो जाएगा। फिर वही 3 और ये कितना हो गया 0 3 1 3 2 3 3 और 2 और 3। अब ये कंडीशंस देखें, जिसमें ये दोनों कंडीशन बनेगी वो उपकोष नहीं बनेगा। जिसमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी n का मान l से ज़्यादा है, वही उपकोष का निर्माण होगा। तो देख ले, देखो यहाँ n का वैल्यू l से ज़्यादा है, यहाँ n का वैल्यू l के बराबर है, यहाँ n का वैल्यू कम है, l का वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ n का वैल्यू ज़्यादा है और l का वैल्यू कम है, यहाँ n का वैल्यू ज़्यादा है, l का वैल्यू कम है, यहाँ n और l दोनों बराबर हैं, यहाँ n का वैल्यू ज़्यादा है, l का वैल्यू कम है, यहाँ n का वैल्यू ज़्यादा है, l का वैल्यू कम है, यहाँ n का मान ज़्यादा है, l का कम है, यहाँ n और l का मान बराबर है, यहाँ n का मान कम है और l का मान ज़्यादा है। तो देखो उसमें देखकर देखो, ये कंडीशन क्या है, सही है, n का वैल्यू ज़्यादा है, ये कंडीशन गलत है, ये कंडीशन भी गलत है, दूसरी कंडीशन है, ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है, ये गलत है, ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है, ये गलत है और ये भी गलत है। तो कौन कौन से उपकोष नहीं बनने वाले, एक तो ये नहीं बनेगा, एक आपके पास में ये भी नहीं बनेगा, एक आपके पास में ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा। ओके, तो ये जिसमें n का वैल्यू l के मान के बराबर हो जाए या n का वैल्यू कम हो जाए वो उपकोष कभी भी नहीं बनेंगे। उपकोष हमेशा वो ही बनेंगे जिनमें n का मान l के मान से अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि l के मान n पर डिपेंड करते हैं और हम उसको निकालते हैं 0 से n-1 तक। तो हमेशा जब मान निकलेंगे तो अधिकतम मान n के न्यूनतम मान से एक कम ही प्राप्त होता है, जो मैंने यहाँ बताया है और पहले भी आप लोगों से मैंने डिस्कशन किया है, ठीक है। और इससे मैंने एक फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया था, ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, n-1 = l+1। ये दोनों वैल्यूज क्या होगी, हमेशा बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा उपकोष बनेगा। क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कौन सा उपकोष बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन अगर आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव में आधारित, हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं
लेकिन प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों के आने चाहिए, क्योंकि सरल क्वेश्चन से ही कठिन क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। सामान्य प्रॉब्लम से ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जटिल समस्याएं, उन्हीं को हल किया जा सकता है। इसलिए पहले जब आप प्रैक्टिस करें तो सरल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उसके बाद में कठिनाई के स्तर की ओर बढ़ते चलें। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए कई बार क्वेश्चंस किस तरीके से आप लोगों को डिस्टर्ब करेगा, यहाँ लिख देता हूँ कि एक क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा जाए एस, या आपसे कहा जाए, जैसे यहाँ लिख दिया मैं, के कोस के लिए एल के कितने मान प्राप्त होंगे। प्रश्न में लिखा हुआ है कितने मान प्राप्त होंगे, और ऑप्शन उसने बना दिया 0, 1, 2 और डी 3। और इसी क्वेश्चन को उसने लिख दिया के कोस के लिए एल का कौन सा मान प्राप्त होगा, और वही ऑप्शन बना दिया ए, बी, सी और डी, 0, 1, 2 और 3। अब केवल इतने से शब्द का डिफरेंस है, कौन सा और कितनी। अगर ऐसा पूछा जाए कि के कोस के लिए एल के कितने मान प्राप्त होंगे, तो मान तो एक ही प्राप्त होता है। आप देखेंगे के कोस के लिए एल का मान होता है 0, लेकिन ये मान कितना है, एक मान एक उपकोष को प्रदर्शित करता है। अगर वो पूछे कितना मान प्राप्त होंगे, तो मान तो एक ही प्राप्त हो रहा है, और वो कितना हो रहा है 0, तो एक उत्तर आएगा इसमें 1। और प्रश्न में ये पूछा जाए कि के कोस के लिए एल का कौन सा मान प्राप्त होगा, तो कौन से मतलब क्या है कि अब उसकी वैल्यू क्या है, एल बराबर 0, तो 0 मान प्राप्त होता है। तो इतना सा लैंग्वेज जो डिफरेंस है वो ही आपका क्वेश्चन गलत करा देता है। केवल मैंने एक सामान्य प्रश्न ऐसा बताया है, बाकी हम क्वेश्चंस जब क्वांटम नंबर कंप्लीट हो जाएंगे तो ऐसे सरल प्रश्नों को कैसे किया जाता है, कठिन प्रश्नों का सॉल्यूशन कैसे, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की संख्या हम बहुत सारी हल करने वाले हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ये क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन इसी तरीके का और पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन, वो लिखेगा n+l बराबर 5 हो तो संभावित उपकोष क्या होंगे। संभावित उपकोष क्या होंगे। ओके, इसको कैसे हल करते हैं, यहां लिख दिया n+l और टोटल वैल्यू कितनी हो गई 5। तो इसको हल करने का तरीका ये है कि n का मान कभी भी 0 नहीं होता है, तो यहां से कर देंगे 1, 2, 3, 4 और 5, और l का वैल्यू हमेशा 0 हो सकता है। तो यहाँ मैंने 1 लिखने के बाद में अगर मुझे 5 टोटल करना है, तो l का वैल्यू मैंने कितना कर दिया यहाँ पर 4, और घटाता चलूँगा, यहाँ कितना कर दिया 3, यहाँ कितना कर दिया आपने 2, यहाँ कितना कर दिया 1, और l का मान 0 पॉसिबल है। तो टोटल वैल्यू सबकी 5, 5 बन के आ रही, 5, 5, 5, 5 और 5। अब कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, वही उपकोष बनेगी। कंडीशन क्या थी कि n कभी भी l के बराबर नहीं होगा, n का वैल्यू कभी भी l से कम नहीं होगा, n का वैल्यू हमेशा l से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, l का वैल्यू ज़्यादा है, ये नहीं बनेगा। क्या कंडीशन है यहाँ, n l से कम है, यहाँ भी कम है, ये भी नहीं बनेगा, यहाँ भी। अब देखो यहाँ पर n का वैल्यू ज़्यादा है, l का वैल्यू कम है, तो कंडीशन फॉलो हो रही, तो ये उपकोष बन जाएगा, ये उपकोष भी बन जाएगा, और ये उपकोष, तो ये बन जाएगा 3, एक तो बनेगा 3D, और एक बन जाएगा 4
P और एक 5S। इस कंडीशन में ये 3 उपकोष संभावित। अब उपकोष की जगह वो क्वेश्चन में लिखते हैं कि साहब कितने कक्षक संभावित है, कक्षकों की संख्या पूछ ले। ऑप्शन बना दिया n+5 में, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, कक्षक 5, इसमें 3 और इसमें 1, तो 5, 8 और 1 9, और उसने बना दिए 5, B लिख दिया उसने 9 और C लिख दिया उसने 11 और D लिख दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कितने हो जाएंगे, 9, 1, 5, 3, 8 और 1 9। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पूछ सकता है। तो ये एक टाइप है, पुराना टाइप है क्वेश्चन का, पुरानी किताबों में मिलता है ये। तो ये इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा ये मैंने आपको बता दिया। एन और एल की वैल्यू मैंने पहले आप लोगों को एक बार फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ कि और इसमें जो सीखने वाली बात ये है, जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में आए हैं वो क्या सीखेंगे इससे, एन और एल की वैल्यू निकालना, वो उपकोष का फॉर्मेशन करना। जैसे एन और एल का एन का मान दे दिया 2, 3, 6, 8, 10, ठीक है। यहाँ लिख दिया 0, 2, 5, 3, 2, 1। तो n प्लस या एन एल से हम इसको उपकोष कैसे बनाएंगे, 2s, 3d, 6f, 8d और 10 गलत लिख दिया, इतना ज़्यादा तो कहाँ पहुँच गया अपन, 9 लिख देता हूँ, 5 5p कर देता हूँ इसको, 5p। इस तरीके से उपकोष बनते हैं। और इसका उल्टा वापस पूछा जाए तो ये आप मान निकाल सकते हैं इसको वापस। तो एन और एल के मान निकालना यहाँ सीख ले, ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ। ओके, इतने ही क्वेश्चन अभी हम हल करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो होगी वो चुंबकीय क्वांटम संख्या होगी, फिर आपको चक्रण क्वांटम संख्या हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक साथ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।